तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को ही देखेंगे, जो कि एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए है। ये सब्जेक्ट साइंस के लिए है और कक्षा 9 के लिए। ठीक है बच्चों, हमने पार्ट 1 एक ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। और जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है या वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं, तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, और साथ ही साथ जो ये सैम्पल पेपर है, इस सैम्पल पेपर का भी लिंक मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलो अब हम आज आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो भी बच्चे 24 तक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वह वीडियो पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हमने 24 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ेंगे। तो चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन का। गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? विच अमंग द फॉलोइंग विल यू यूज टू पुट वाटर इन इट ड्यूरिंग समर सीजन एंड वाई? तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 पॉट दिए हुए हैं, एक क्ले पॉट दिया हुआ है और एक ग्लास पॉट दिया हुआ है। मतलब एक मिट्टी का घड़ा दिया हुआ है और एक कांच का घड़ा दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से बर्तन के अंदर पानी रखना पसंद करेंगे गर्मियों में। तो हम सबको पता है बच्चों, हम गर्मियों के टाइम पे हम जो पानी है वो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? मिट्टी का बर्तन जो होता है, मिट्टी का बर्तन जो क्ले पॉट होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे पानी जो है वो रिसता रहता है बाहर की तरफ। तो जब पानी रिस के बाहर आता है तो बाहर की जो वो गर्म वायु से मिलता है, ठीक है, तो जब वो गर्म वायु से मिलता है तो वाष्प होने लग जाता है, और वाष्प होते टाइम वो जो मिट्टी के बर्तन के अंदर जो पानी रखा हुआ होता है उसकी ऊष्मा, उसकी हीट लेकर वेपोराइज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिससे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं। मैंने इसका आंसर जो है इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही लिखा है। अपनी वीडियो को पॉज करके इसको आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छा सा और एक बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, तो उसको देखते हैं। 35 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियां चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अ गर्ल ऑफ mass 35 kg run up a ladder of 12 steps in a 10 seconds. If the height of each step is 20 centimeter, find her power. तो हमें क्या निकालनी है? हमें पावर निकालनी है। तो अगर हम पावर का फॉर्मूला रिकॉल करें तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर mgh डिवाइडेड बाई टी, राइट। और यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें m की वैल्यू दी हुई है। m की वैल्यू बताई हुई है कि यहाँ पे एक लड़की का द्रव्यमान है, एक लड़की का मास है 35 kg, और एक लड़की जो है 10 सेकंड में 12 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। और 12 सीढ़ियाँ जो चढ़ती हैं, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें मास दिया हुआ था 35 किलोग्राम, और ग्रेविटी जी का मान दिया हुआ था 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमें टी बताया हुआ था, टाइम जो था 10 सेकंड था, और हाइट जो थी हमने निकाल ली थी कि 12 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, और हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई थी 20 सेंटीमीटर थी, और हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाला था तो 240 सेंटीमीटर आया था, और उसको हमने क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2.40 मीटर। अब उसके बाद हमने पावर या शक्ति का फॉर्मूला लगाया, जो था mgh/mt। तो हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी और इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद बच्चों अब क्या करेंगे? 35 इंटू 2.540 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84 जूल्स पर सेकेंड, और जूल्स पर सेकेंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 84 वॉट आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमें अथवा में दिया हुआ है। अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे? अथवा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। प्रत्येक स्थिति का एक उदाहरण दीजिए। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच कंडीशन। तो चलिए इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, धनात्मक वर्क कार्य या ऋणात्मक कार्य क्या होता है। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है जो उसी दिशा में हो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो मतलब कोई वस्तु है, अगर जिस वस्तु को हम इस दिशा में हिलाना चाहते हैं और हम यहीं पर बल लगा रहे हैं, तो
ये होता है धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। मतलब जिस दिशा में हमें वस्तु को हिलाना है, सरकाना है और हम उसी दिशा में बल लगाएं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। और उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमने कोई बॉल उछाली, हमने हवा में जब बॉल उछाली तो हमने जो बल लगाया था वो ऊपर की तरफ लगाया था और बॉल भी ऊपर की तरफ गई, तो ये तो हमारा धनात्मक कार्य हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। लेकिन ठीक इसी समय क्या था, जो पृथ्वी है, हमें पता है पृथ्वी, हर एक चीज़ को, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जब हमने बॉल को ऊपर की ओर उछाला तो ठीक इस समय नीचे से पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बॉल पर बल लगा रहा था और उसको अपनी ओर खींच रहा था। तो उस समय ग्रेविटेशनल, पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स जो था बॉल पर, वो था नेगेटिव कार्य। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो इसका आंसर अब हम यहाँ से लिख लेंगे कि धनात्मक कार्य, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है, क्योंकि जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल भी ऊपर की ओर जा रही है। और ऋणात्मक कार्य क्या हो गया, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक कार्य होता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 26 क्वेश्चन के दोनों पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 27 क्वेश्चन को देखेंगे। 27 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, 27 क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन है कि समस्थानिक और समभारिक में किस प्रकार भिन्न होते हैं, मतलब हाउ आर आइसोटोप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स। ठीक है, तो चलो उसका क्वेश्चन देखते हैं। हमें डिफरेंस बताना है कि आइसोटोप जो होते हैं वो आइसोबार से कैसे डिफरेंस होते हैं, मतलब समस्थानिक जो होते हैं वो समभारिक से कैसे भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग होती है, और संख्या अलग होती है। मतलब क्या बच्चों, ये तत्व है, और आप देखो जो नीचे की वैल्यू होती है, नीचे हम हमेशा किसी भी तत्व के नीचे परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। मतलब नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर, नीचे वाला परमाणु संख्या सेम हो और ऊपर की जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या अलग हो, तो वो समस्थानिक हो जाते हैं, मतलब वो आइसोटॉप्स हो जाते हैं। और समभारिक कौन से होते हैं, जब ऊपर का मास नंबर तो सेम हो सबके और नीचे के जो एटॉमिक नंबर हो वो अलग हो, तो वो समभारिक मतलब आइसोबार्स हो जाते हैं। तो हमें डेफिनेशन पी यही लिखी है, आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, एंड आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। तो ये बच्चों दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स जो लिखे हुए हैं वो ऑपोजिट हो गए हैं। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आइसोबार्स का है और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आइसोटॉप्स का है। मतलब जो ये वाला एग्जाम्पल है, इंग्लिश मीडियम में जो मैंने लिखा उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हिंदी मीडियम वाले मैंने दोनों सही एग्जाम्पल्स लिखे हैं उदाहरण। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ ध्यान देंगे, जो एग्जाम्पल मैंने आइसोटोप्स में लिखा है वो आइसोबार्स का एग्जाम्पल है, और जो आइसोबार्स का एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं आइसोबार वाले कॉलम में वो आइसोटॉप्स का एग्जाम्पल है। तो बस यहाँ पे आप ये करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो हमें आइसोटॉप्स के 3 यूजेस बताने हैं, तो इसके 3 यूजेस बताते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले है कि परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वो होता है समस्थानिक आइसोटॉप्स होता है। उसमें कौन से आइसोटॉप का इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम 235 आइसोटॉप का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला ये आ गया। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है जो कोबाल्ट 60 होता है समस्थानिक, तो कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और तीसरा मतलब गेंगा ग्वाइटर होता है, तो ग्वाइटर के उपचार में आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं।
28 में पूछा है जंतु में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है, विच गैसेज आर एक्सचेंज्ड एट द साइट ऑफ द सेल इन एनिमल्स। तो चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो इन एनिमल्स में भी क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट दोनों ही सेल्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सेम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन एनिमल गैस एक्सचेंज फॉलोज द सेम जनरल पैटर्न दैट अकर्स इन प्लांट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है कि जानवरों में गैस विनिमय उसी सामान्य पैटर्न का पालन करता है जो पौधों में होता है, ऑक्सीजन और गैस। जैसे जिस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधे भी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है कि a cell is capable of carrying out all life processes such as nutrition, excretion, respiration। जो सेल होता है, जो कोशिका होती है, वो हर एक प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम होती है, चाहे वो न्यूट्रिशन लेना हो, पोषण लेना हो, एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना हो, श्वसन करना हो। तो इसी वजह से सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि सेल जो होती है, जो कोशिका होती है, वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो जो सेल होता है, सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट एज दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज विच फर्दर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिक सिस्टम विच फर्दर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका का सभी जीवन प्रक्रियाएं जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन आदि को पूरा करने में सक्षम है, इसीलिए वो जीव की कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका जो होती है संरचनात्मक होती है, क्योंकि कोशिका सजीव की संरचना प्रदान करती है, सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से ऊतक बनता है, फिर ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र बनने के बाद पूरे सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो इसी वजह से हम कोशिका को एक संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको 20th के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए, इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रॉ इट लेबल डायग्राम। तो बच्चों जो हमारी तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम होती है, उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। और इसका चित्र है बच्चों, ये इसका चित्र बना हुआ है। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही इसकी लेबलिंग हुई है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन का डायग्राम जो होता है, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी सेल बॉडी होती है, जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं। ये इसका केंद्रक होता है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो होते हैं इसको दुमिका डेंड्राइट्स कहते हैं। ये लंबी सी बॉडी जो होती है इसको एक्सन कहते हैं। और ये जो होती है इसको हम माइलिन शीट्स कहते हैं। और सबसे आखिरी में जो ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसको हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। तो ये न्यूरॉन का चित्र है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा हुआ है, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, वाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर इट कंपोनेंट, और इसके घटक क्या है। तो चलो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक माना जाता है, क्योंकि रक्त हमें पता है हमारे शरीर के सभी भागों तक उपस्थित होता है, ठीक है ना। और क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी गैसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पहुंचाता है, ठीक है। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये पहुंचाता है। तो इसीलिए जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो जब ब्लड जब हमारा हार्ट पंपिंग करके ब्लड को पूरे हमारे शरीर तक भेजता है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारी गैसेस को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों।
इसीलिए इसको एक संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसके 4 इम्पॉर्टेंट घटक जो होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, और पट्टिकाणु होती हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम रक्त को संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक बाइक विरामावस्था से चलकर विरामावस्था से चल रही है, तो मतलब यू क्या हो गया, जीरो हो गया। विराम अवस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। और टी दिया हुआ है हमें 3 मिनट, ठीक है ना, और हमें वेग दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो परिकलित कीजिए त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, और इसको एक बार इंग्लिश में भी हम इसको पढ़ते हैं कि अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक फॉर अटेनिंग इट्स वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे जब बाइक स्टार्ट कर रही है, रेस्ट है, तो हमारे पास यू आई गया, हमें टाइम पता चल गया, और हमें वेलोसिटी दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास यू जीरो है, वी यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 डिवाइडेड बाई 18 से। तो ये बच्चों आप अच्छे से याद कर लो, जब भी हम किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन वैल्यू को 5/18 से। तो जब हमने जो वेग था, वेलोसिटी थी, उसको जब सॉल्व किया किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड में बनाया, तो हमारा आंसर 10 मीटर्स पर सेकंड आ गया। हमारे पास टाइम जो था वो 3 मिनट का था। 3 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा टाइम आया वो 180 सेकेंड्स आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है निकालने के लिए, और हमें तय की गई दूरी पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे कि v बराबर u प्लस ए टी। वी की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी 10, बी की वैल्यू हमने यहाँ से 10 रख दी। और उसके बाद हमें पता था यू जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, बिल्कुल प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग जब बाइक ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो वो 0 है। ए की वैल्यू हमें एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है, और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ए को हमने इसको बाहर निकाल लिया और इसको सारी वैल्यूज़ को पुट करा, तो हमारा जो त्वरण था सबसे पहला, इसका आंसर आ गया 1/18 मीटर पर सेकेंड। इसका पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया त्वरण का। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला रखा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी की वैल्यू हमें पता था क्योंकि यू जो था वो प्रारंभिक वेग था, और प्रारंभिक वेग 0 था। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ, फिर हमने ए की वैल्यू रख दी और टी का स्क्वायर कर दिया। जब हमने वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 900 मीटर। ठीक है, तो हम आपको पता चल गया इसका त्वरण आया 1/18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो त्वरण आया वो आया 1/18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका कुल तय की गई दूरी आई थी वो आ गई 900 मीटर। तो आई होप बच्चों ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका अथवा वाला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। अथवा वाला न्यूमेरिकल क्या है, एक बस गंतव्य स्थान से ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। मतलब एक कोई बस है, जो बस को कहाँ से गई है, बस ए से बी की बस जो है वो कहाँ से कहाँ तक गई है, ए से बी की तरफ गई है। ठीक है, और फिर यात्रा करती है और फिर वापस ए पर आती है। तो बी से वापस फिर ए पर आती है। तो ए से बी जाने के लिए उसने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी, और जब वो बी से ए पे आई तो उसकी जो बस की स्पीड थी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। चाल से लौटती है। तो परिकलित कीजिए, हमें ज्ञात करना है बस की औसत चाल, बस द्वारा तय की गई दूरी, यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है, और बस का विस्थापन। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, इसको निकालते हैं। इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ बस ट्रैवल फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू B with a speed of 36 kilometers per hour and then return back to A with a speed of 72 kilometers per hour. हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड ऑफ द बस फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इफ़ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। यहाँ पे हमें टाइम भी दे दिया इस क्वेश्चन में कि उसने कितना टाइम लिया है, 3 आवर्स लिया है टू कंप्लीट द जर्नी। हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारी बस थी जब ए से बी की तरफ गई, जब जो बस थी
ए से बी की तरफ गई तो उसका जो स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो वापस बी से ए की तरफ आती है तो उसकी स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर थी। हमें पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे हमने सपोज करा डिस्टेंस, हमने सपोज करा एस, क्या सपोज करा एस, और हमने एक दूरी को एस मान लिया कि जब बस जो थी जब ए से बी तक गई तो उसकी दूरी थी एस। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया टी निकालने के लिए, हमें टी निकाला यहाँ पे, और हमने क्या किया, हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो जब हमें टी निकालना होगा तो आके आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस को हमने ऑलरेडी एस मान लिया है ए से बी का, तो हमने ऊपर एस लिख दिया, और जो ए से बी तक की स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब फॉर बी टू ए, जब बस वापस बी से ए की तरफ आई तो उसकी स्पीड भी हमने क्या मान ली, एस। जब वो बस बी से वापस ए पे आती है तो हमने एस मान ली, और जो स्पीड थी बस की वो 72 किलोमीटर पर आवर थी जब वो बस वापस बी से ए की तरफ आती है। तो ऐसे हमने दोनों का टोटल टाइम निकाल लिया। तो हमने टोटल टाइम क्या किया, इस तरह हमें दोनों ए से बी का टाइम और बी से ए का टाइम निकाल लिया। फिर टोटल टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, जब हमने प्लस किया तो एस अपॉन में 36 प्लस एस बाय 72 इक्वल्स टू, फिर हमने इनको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 3s/72। ठीक है, उस तरह फिर हमें टोटल डिस्टेंस निकाला। टोटल डिस्टेंस हमने ए से बी का एस माना था और बी से ए का भी एस माना था, हमने दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा टोटल डिस्टेंस भी आ गया 2s आ गया, और टोटल टाइम हमारा 3s/72 आ गया। तो हमने एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी, 2s डिवाइडेड बाई 3s/72। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर्स पर सेकंड, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया। उसके बाद हमें बी का आंसर पूछा हुआ था जिसमें हमें दूरी बतानी थी। ठीक है, दूरी हमें ढूंढनी थी। तो अब हमने क्या किया, दूरी निकालने के लिए हमने टोटल टाइम जो था 3s/72 को ले लिया। ठीक है, और हमें पता था टोटल टाइम कितना था, 3 आवर्स दिया हुआ था, राइट। फिर हमने क्या किया, हमें यहाँ पे एस दूरी निकालनी है तो हमने एस को रख के 70 सारी वैल्यू सब एस को यहाँ रख के हमने 72 × 3 किया और बाद में 3 को नीचे ले गए और उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 72 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी आ गई, 72 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में हमें बतानी थी डिस्प्लेसमेंट। तो जब बस ए से बी की तरफ गई और वापस बी से ए की तरफ आ गई तो इसका मतलब जहाँ से बस चली थी बस घूम के वहीं पहुँच गई, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से उतार सके। और बच्चों इसी तरह अभी आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।